Hello students, today we are going to start our second portion of French Revolution और हम स्टार्ट करेंगे इस पेज से, पेज नंबर 4 से, क्योंकि हमने ओल्ड रिजाइम देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में कि ओल्ड रिजाइम हमारा क्या होता है। ओल्ड रिजाइम एक ऐसी सोसाइटी जो बिफोर 1789 के फ्रांस में थी, उसे हम ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे एट दैट टाइम द होल सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक होती थी हमारी क्लर्की, सेकंड होती थी नोबिलिटी एंड थर्ड होती थी हमारी थर्ड स्टेट। राइट, फर्स्ट स्टेट में बेसिकली चर्च से रिलेटेड लोग जितने भी होते थे वो आते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी यानी रॉयल फैमिली, उससे रिलेटेड लोग जितने आते थे वो पूरी नोबिलिटी के होते थे। एंड थर्ड स्टेट में वर्किंग क्लास होती थी, लैंडलेस रूलर लेबरर्स होते थे, लॉयर्स, डॉक्टर, फिलोसफर्स, ये लोग हमारे थर्ड स्टेट में आते थे। कुल मिलाकर के सिर्फ समझने वाली बात इतनी है कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्सेस देने नहीं पड़ते थे, दे वर टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। जो हमारा थर्ड स्टेट था, दे हैड टू पे टैक्सेस। ठीक है, इनको टैक्स देना पड़ता था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की, तो कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में इन लोगों ने कर रखा था। पीजेंट की अगर बात करें तो पूरे पॉपुलेशन के 90% हमारे पीजेंट हुआ करते थे, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों के पास खुद की अपनी ज़मीनें होती थी कल्टीवेशन के लिए। एंड 60% जो लैंड होती थी वो नोबल्स के पास होती थी, चर्च के पास होती थी और रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट के पास होती थी। इतना तो हमें पता है कि थर्ड स्टेट में रिचर मेंबर भी होते थे। अच्छा, जो पहले दो स्टेट के लोग होते थे, क्लर्गी और नोबिलिटी, ये लोग कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही उनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो इनको एग्जेम्पशन तो मिला था, टैक्सेस स्टेट को आप नहीं देना है, आप टोटली एग्जेम्प्टेड हैं, आपको छूट प्राप्त है। और जो नोबल्स होते थे वो उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस प्राप्त थी। फ्यूडल प्रिविलेज में ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी प्रिविलेजेस होती थी, विशेषाधिकार, वो सब उनको प्राप्त थे। नोबल मतलब नोबेलिटी, जो हमारा सेकेंड स्टेट था। अच्छा, अब कौन कौन से यहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे फ्यूडल ड्यूज, लैंड से रिलेटेड जितने भी ड्यूज होते थे वो नहीं देने पड़ते थे। ठीक है, जो वो पीजेंट से निकालते थे या लेते थे। तो फ्यूडल ड्यूज वो पीजेंट से ले तो लेते थे, लेकिन अपने पास वो लोग रख लेते थे। राइट, और पीजेंट्स को ज़बरदस्ती या पीजेंट्स के लिए ये बिल्कुल कंपल्सरी था कि भाई अपनी सर्विसेज आप रेंडर करेंगे अपने लॉर्ड के लिए, अपने जो भी ज़मींदार है, अपना जो स्वामी है, उसको आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उनके घरों में आप काम करेंगे, आप आर्मी के लिए काम करेंगे, आप बिल्डिंग रोड्स वगैरह इन सब कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करेंगे। तो कुल मिला करके हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं चर्चेस की, तो चर्चेस को भी कुछ टैक्सेस होते थे जो चर्चेस लिया करते थे पीजेंट से, जिनमें से एक होता था हमारा टिथिस और दूसरा होता था हमारा टेलिस। तिथि क्या होती थी हमारी, एक ये टैक्स होता था जो चर्च लेविट करता था और पूरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट लोगों को देना पड़ता था चर्च को। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं टेली की, तो टेली एक डायरेक्ट टैक्स होता था, राइट, जो कि डायरेक्टली स्टेट को जाता था। सॉल्ट एंड टोबैको पे ये चीज़ें लगती थी। टोबैको का मतलब होता है तंबाकू। अच्छा, यहाँ पे देखो स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस की बात करते हैं तो इंस्टेंटली वो पॉपुलेशन जो हमारी 23 मिलियन 1715 में थी, अब वो 23 मिलियन 28 मिलियन में हो गई। कितने कितने ईयर में, 1789 में जाकर के वो 28 मिलियन हो गई। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही थी। और इसके साथ साथ जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है भाई, लोगों को खाना चाहिए, फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। राइट, लेकिन वो जो ग्रेन थी, जितना डिमांड, जितना प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और स्टॉक हमारे पास कम था। अब जो प्राइजेस के ब्रेड के प्राइजेस थे वो शूट कर गए। राइट, और ब्रेड क्या था, एक स्टेपल डाइट था, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इसे ही खाती थी। वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता था। जितने भी लेबरर्स होते थे, वर्कशॉप वगैरह में काम करते थे, जिनके फिक्स्ड वेजेस थे, वो बेचारे वो नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वो कोप अप नहीं कर पा रहे थे प्राइसेस के साथ। वेजेस कम है, प्राइसेस ज़्यादा हैं, कैसे खरीदें। तो वो जो गैप था रिच और पुअर में, वो वाइडेंड होता चला गया और जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स हो गई। जब रही कसर जो किसानों की जो ज़मीनें थी, फसलें थी, उन पे ओले पड़ गए। और ओले पड़ने से क्या होगा, किसानों का बैड हार्वेस्ट हो गया।
भाई फसल कटने से पहले ही ओले पड़ गए, फसल खराब हो गई। तो जो थोड़ी बहुत डिमांड कम चल रही थी, मतलब ज़्यादा चल रही थी, प्रोडक्शन कम था, अब वो रही कसर उस बैड हार्वेस्ट ने पूरी कर दी और फसल बहुत ज़्यादा खराब हो गई, लोगों को खाने की दिक्कत होने लगी। और जब हर चीज़ की दिक्कत हो जाती है, तो वो सिचुएशन हमारी सबसिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है, ठीक है? सबसिस्टेंस क्राइसिस कहलाता है। मतलब ऐसी सिचुएशन, मतलब जहाँ पे बेसिक लाइवलीहुड के लिए लोग तरस जाते हैं, कमी हो जाती है। एक बार ये डेफ़िनेशन आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अगर हम यहाँ पे ग्रोइंग मिडल क्लास की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रोइंग मिडल क्लास थी हमारी, राइट, उसमें हमें कहीं ना कहीं हमारे फिलोसफर्स थे, हमारे यहाँ पे बड़े सारे डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। ग्रोइंग मिडिल क्लास आप समझ सकते हैं, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास थी वो कहीं ना कहीं एज्यूम करने लगी थी या बहुत सारे तरीके अपना रही थी कि कैसे हम इन प्रिविलेजेस को ख़त्म करेंगे, राइट। तो पास्ट में जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, इन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट द टैक्सेस, फूड स्कार्सिटी, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ में लैक हो जा रहे थे, उनका वो मास तक वो चीज़ें फैल नहीं रही थी, राइट। तो this was left to those groups within the third estate who had become a prosperous and had access to education and new ideas। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उसके पास भाई आइडियाज़ भी नए आएंगे। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि फाइनली थर्ड एस्टेट के लोग जो प्रॉस्पेरस हो गए थे, जिनको एजुकेशन का एक्सेस था, जिनके पास न्यू आइडिया था, वो लोग इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने लगे, कैसे हम प्रिविलेजेस को ख़त्म कर सकते हैं। तो 18th सेंचुरी में कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी विटनेस होता है उस सोशल ग्रुप के एमरजेंस का, उस मिडिल क्लास का, जिसने अपनी वेल्थ यानी पैसे पूंजी को कमाया अपने ओवरसीज ट्रेड को करके। अब ओवरसीज ट्रेड मतलब कि दुनिया से बाहर, एक देश से दूसरे देश में निकल करके हमने जो व्यापार किया, बिजनेस किया, उससे जो पैसा कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड कर रहे हैं, जैसे वुलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इससे ऑब्वियस सी बात है भाई, ये रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी के लोग ये काम किया करते थे। अब जो मर्चेंट थे, मैन्युफैक्चरर थे, थर्ड एस्टेट के लोगों की अगर बात करें, जो प्रोफेशंस हुआ करते थे, लॉयर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, ये लोग रिचर सेक्शन के थे, अमीर लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन ये लोग एजुकेटेड थे, ठीक है। और इनका ये सोच थी, दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। इनकी ये सोच थी कि भाई किसी भी ग्रुप को बाय बर्थ तो प्रिविलेज मिलनी नहीं चाहिए, बाय बर्थ कोई भी विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बल्कि व्यक्ति की जो सोसाइटी में पोजीशन है उसके मेरिट के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। जितना पढ़ा लिखा हो उसके बेसिस पे, उसके अंदर काबिलियत नहीं है उसके बेसिस पे उसको पोजीशन मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये आइडिया सोसाइटी लोगों को एनविसेज कर रहे थे, एनविसेजिंग ए सोसाइटी जो कि कहीं ना कहीं फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बिलीव किया करते थे। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे उन फिलोसफर्स की बात कर रहे हैं जो लोगों को ये आइडियाज़ प्रोवाइड करते थे, जैसे कि जॉन लॉके, ये एक नाम है, जीन जैकस रूसो, एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड वाले के नाम है हमारी मॉन्टेस्क्यू। तो जीन जैकस रूसो, जॉन लॉके एंड मॉन्टेस्क्यू, ये तीन फिलोसफर्स हैं जो पूरे चैप्टर में आपने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप। जॉन लॉके की बात करते हैं तो इनकी एक बुक थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एंड जॉन लॉके ने इस पूरी बुक में रिफ्यूट किया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना। डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को इन्होंने मना किया कि भाई ये राइट ही बकवास है, डॉक्ट्राइन ही सिद्धांत ही, डॉक्ट्राइन का मतलब सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन का मतलब एक जो राजा ही भगवान है, ये होता है डिवाइन पावर। तो डिवाइन पावर यही कहता था और इसी के डॉक्ट्राइन को इन्होंने रिफ्यूट किया, जिनका नाम था जॉन लॉके, और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को भी इन्होंने रिफ्यूट किया, राइट। जीन जैकस रूसो की बात करेंगे तो उन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना, जीन जैकस रूसो जो थे उन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये बुक बहुत ही फेमस है,
ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इन्होंने इसमें क्या आइडिया दिया, इन्होंने प्रपोज किया इस बुक में अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। यानी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या आप सिंपल अगर वर्ड में बोलें तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, जनता के भी और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। ठीक है, और जो हमारा थर्ड फिलोसफर थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू ने लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉ। अब द स्पिरिट ऑफ लॉ उन्होंने लिखा तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि देयर शुड बी डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने ये बात बोल दी कि भाई गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें पावर का डिवीजन होना चाहिए, एक लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एक एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, एक जुडिशरी होनी चाहिए। अब ये इस टाइप का जो मॉडल था वो यूएसए में फॉर्म हो चुका था, राइट। जब आफ्टर 13 कॉलोनीज को डिक्लेयर करवा दिया गया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, तब वहाँ पे ये चीज़ लागू हो गई थी। ठीक है, एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक गारंटी, इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी कर दिया, और मतलब इस टाइप की चीज़ें इन लोगों ने कर दी जिससे कि पॉलिटिकल थिंकर जो फ्रांस में थे बेसिकली इन सब चीज़ों पे सोचने पे मजबूर हो गए। अब अगर हम इन फिलोसफर्स के आइडियाज़ की बात करें तो इनके जो आइडियाज़ थे वो डिस्कस होने लगे सलून्स में, कॉफ़ी हाउस में, बहुत सारे लोग बुक्स में पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर में पढ़ने लगे, और फ्रिक्वेंटली इनको रीड चिल्ला चिल्ला के लोग ग्रुप में पढ़ा करते थे सो दैट कि उनको भी बेनिफिट पहुँचे जो नहीं पढ़ पाते थे, न पढ़ पाते थे, न लिख पाते थे। एंड लुइस 16 plan to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges। और अगर हम लुइस 16 की बात करें तो लोगों को ये भी दहशत था कि भाई ये कहीं टैक्सेस ना इम्पोज कर दे, ठीक है, अपने फर्दर एक्सपेंसेस को बचाने के लिए, फर्दर एक्सपेंसेस के खर्चे को कहीं ना कहीं हम अगर बात करें तो उसको संभालने के लिए टैक्सेस ना इम्पोज कर दे। तो जनता बहुत भड़की थी, मतलब कुल मिलाकर के ये भी टैक्सेस वसूलने में लगा था, जनता भी भड़की हुई थी इन सब के अगेंस्ट, राइट। अब आता है हमारा टॉपिक आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।